कुछ लोग मरते नहीं, मिट जाते हैं कहानी बनकर। आज हम उन्हीं कहानियों को फिर से जिंदा कर रहे हैं। उन शहीदों की आवाज़ जिनकी गूंज अभी भी देश के कोने कोने में सुनाई देती है। यह है वीर गाथा, कहानी शहीदों की। नंबर 21, वीर भागोजी नाईक। नांदूर शिंगोटे सिन्नर महाराष्ट्र के रहिवासी भागोजी नाईक अहमदनगर के अंग्रेज सरकार के पुलिस दल में कार्यरत थे। अंग्रेजों के अत्याचार देखकर भागोजी का मन क्रोधित होता था। अपने आदिवासी बंधुओं के बलिदान से प्रेरित होकर भागोजी ने भी नौकरी छोड़ दी और अंग्रेजों के विरोध में संग्राम में कूद पड़े। हम उम्र आदिवासियों को संगठित करके दिनांक 4 अक्टूबर 1857 को अंग्रेज फौज पर भागोजी ने हमला किया और अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतारा। 5 जुलाई 1859 में संगमनेर के पास अंग्रेज सरकार का खजीना लूट लिया, लेकिन अंग्रेज फौज से हुए संग्राम में भागोजी के पुत्र यशवंत नाईक शहीद हुए। अंग्रेज सरकार भागोजी को पकड़ने के लिए बेताब थी। दिनांक 11 नवंबर 1859 को मीठ सागरे सिन्नर तालुका में भागोजी आए थे। एक गद्दार ने यह खबर अंग्रेजों को दी। घमासान युद्ध हुआ और इस संग्राम में वीर भागोजी नाईक शहीद हुए। नंबर 22, आशा देवी। अत्याचारी अंग्रेज सरकार के विरोध में उत्तर प्रदेश के जौनपुर के निकट दीहा गांव के राजपूत ठाकुर बिसेर सिंह के नेतृत्व में कार्य करने वाली आशा देवी जी ने अपने साथ 12 महिलाओं का सशस्त्र दल बनाया था। अंग्रेजों के विरोध में प्रारंभ हुए स्वतंत्रता संग्राम में यह सभी शामिल थी। अंग्रेज सेना के ब्रिगेडियर कैनिंग से चल रहे घनघोर संग्राम में आशा देवी और उनके महिला सशस्त्र दल ने बहादुरी से अंग्रेजों के विरोध में अपने वीरता का अनुभव दिया। अंग्रेजों ने छल कपट से, गद्दारी से ठाकुर बिसेर सिंह समेत आशा देवी और अन्य 12 महिला वीरांगनाओं को पकड़ा और यह सभी बंदियों को सेनापुर गांव के पेड़ों को लटकाकर दिनांक 6 जनवरी 1858 को फांसी दी। नंबर 23, उस्ताद लहूजी साळवे। पूना के रहने वाले श्री राधू जी के सुपुत्र लहू जी का जन्म दिनांक 14 नवंबर 1794 को महाशिवरात्रि के पुण्य पर्व पर हुआ था। युवावस्था में पूना में अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में सदैव सक्रिय थे। युवकों को संगठित कर शस्त्र चलाने की शिक्षा देते थे। श्री वासुदेव बळवंत फाळके, लोकमान्य तिलक, महात्मा ज्योतिबा फुले इत्यादि राष्ट्र के प्रमुख नेता उनके चेले थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की रक्षा के लिए 700 प्रशिक्षित सैनिकों की फौज लहू जी ने भेजी थी, जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही शहीद हुई। लहू जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अंग्रेज सरकार का कठोर विरोध किया। लहू जी का देहांत दिनांक 17 फरवरी 1881 को हुआ। नंबर 24, हरदयाल भटनागर। कामन भरतपुर के रहिवासी श्री रूपलाल जी के सुपुत्र श्री हरदयाल जी का जन्म सन 1817 में हुआ था। युवा जीवन से राष्ट्र प्रेम के संस्कार घर में हुए थे। बड़े भाई श्री जयदयाल जी का प्रभाव उन पर था। हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरोध में कोटा के संस्थान की ओर से अनेक संग्राम में सहभागी थे। दिनांक 25 मार्च 1858 को अंग्रेजों के विरोध में हुए संग्राम में वीरगति प्राप्त हुई। नंबर 25, नरगुंदकर बाबा साहेब भावे। कर्नाटक में नरगुंद संस्थान के वारस श्री भास्कर राव भावे ने सन 1842 से राज सिंहासन संभालना प्रारंभ किया। वे श्रीमंत नानासाहेब पेशवा, रंगो बापूजी, तात्या टोपे इत्यादि अंग्रेज विरोधी अग्रणियों से संपर्क में थे। अंग्रेज कमिश्नर जेम्स मैनशन के सेना को श्री भास्कर राव जी ने युद्ध में परास्त किया एवं मैनशन का वध किया। कुछ दिन बाद अंग्रेज सरकार ने जनरल मालकम के साथ 2000 अंग्रेज सिपाहियों की फौज दी। नरगुन किले पर घमासान युद्ध हुआ। श्री भास्कर राव का पराजय हुआ। दिनांक 3 जून 1858 को श्री भास्कर राव को पकड़ा। अंग्रेजों ने दिनांक 12 जून 1858 को श्री भास्कर राव भावे जी को और उनके सरदार श्री गंगाधर चिंतामन सहस्त्रबुद्धे को फांसी पर चढ़ाया। श्री भास्कर राव जी की धर्मपत्नी सौ सावित्रीबाई जी ने दिनांक 12 जून 1858 के पहले ही मलप्रभा नदी में प्रवेश कर अपना जीवन समाप्त किया था। नंबर 26, श्रीमंत नानासाहेब पेशवे। वेणु गांव नरसापुर तालुका महाराष्ट्र में सन 1824 में जन्म हुआ। बचपन से वे घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी में अव्वल थे। उनका मराठी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पर्शियन भाषा पर प्रभुत्व था। अंग्रेजी भी उन्हें आती थी। भारत के सभी राज्यों के राजा महाराजाओं से संपर्क कर उन्होंने दिनांक 31 मई 1857 को
अंग्रेज सरकार के विरोध में महायुद्ध करने की योजना बनाई थी। लेकिन उसके पहले ही मंगल पांडे जी ने दिनांक 29 मार्च 1857 को योजना के पूर्व ही अंग्रेजों के विरोध में युद्ध छेड़ा। अंग्रेजों ने अपनी प्रशिक्षित आधुनिक शस्त्र सामग्री और नियोजन पूर्ण युद्ध संचालन से भारतीय स्वतंत्र सेनानियों को परास्त किया। श्रीमंत नाना साहेब जी को नेपाल के जंगल में आश्रय लेना पड़ा। थाड़ा देवखरी में दिनांक 24 सितंबर 1859 को श्रीमंत नाना साहेब का देहांत हो गया। नंबर 27, वीर बालक बिशन सिंह। राम सिंह कूका जी ने स्थापित किए कूका संप्रदाय के अनुयायी बिशन सिंह जी ने अपनी उम्र के 12वें वर्ष में राम सिंह जी को अपना गुरु माना था। कूका अनुयायी धर्म के अनुसार आचरण करते थे। गौ रक्षा और देश रक्षा यह सर्वोच्च स्थान पर मानते थे कूका अनुयायी। दिनांक 17 जनवरी 1872 को अंग्रेज अधिकारी कोवेन ने कूका संप्रदाय के बिशन सिंह जी समेत 50 अनुयायियों को अंग्रेज विरोधी कार्य के आरोप में पकड़ा था। 48 कूका अनुयायी को तोप से उड़ा दिया था। अब बारी थी 12 वर्ष के बिशन सिंह की। उनकी मासूमियत और उम्र देखकर अंग्रेज अधिकारी कोवेन की पत्नी ने अपने पति से विनती की, यह बच्चे को छोड़ दो। कोवेन ने बिशन सिंह को कहा, अगर तुम अपने गुरु को गाली देकर उनका साथ हमेशा के लिए छोड़ते हो तो मैं तुम्हें जिंदा रखता हूँ। यह सुनकर बिशन सिंह ने कोवेन की दाढ़ी पकड़ के खींची और कोवेन पर थूक दिया। सुरक्षा कर्मियों ने तलवार से बिशन सिंह जी को टुकड़े टुकड़े किए। नंबर 28, लहना सिंह। सकरोड़ी संगरूर पंजाब के रहिवासी श्री मेहताब सिंह के सुपुत्र श्री लहना सिंह जी का जन्म सन 1848 में हुआ था। युवा जीवन से धर्म और राष्ट्र के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे। श्री राम सिंह कूका जी के अनुयायी थे। मलेरकोटला और मालोद के संग्राम में शामिल थे। अंग्रेज अधिकारी कैनन ने मलेरकोटला में जो जत्थे को गिरफ्तार किया था उसमें लहना सिंह भी थे। अंग्रेज अधिकारी कैनन ने बड़ी बेरहमी से और क्रूरता से संपूर्ण जत्थे को एक एक करके तोप से उड़ाया था। लहना सिंह जी भी इस घटना में दिनांक 18 जनवरी 1872 को शहीद हुए। नंबर 29, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। वाराणसी में रहने वाले श्री मोरोपंत तांबे जी की सुपुत्री मणिकर्णिका उर्फ मनु का जन्म दिनांक 19 नवंबर 1835 को हुआ था। मनु ने बचपन से घुड़सवारी, तलवारबाजी, राजनीति इत्यादि में अत्यंत रुचि होने से अध्ययन कर प्रभुत्व हासिल किया था। झांसी के महाराजा श्रीमंत गंगाधर राव नेवलकर जी से मनु का विवाह संपन्न होने के बाद वह झांसी की रानी हो गई। श्रीमंत गंगाधर राव ने मनु को रानी लक्ष्मीबाई नाम दिया। श्रीमंत गंगाधर राव जी को संतान न होने से उन्होंने दामोदर नाम के बालक का पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। कुछ ही दिनों में श्रीमंत गंगाधर राव का देहांत हुआ। अंग्रेज सरकार झांसी का राज्य अपने कब्जे में लेने के लिए मौका ही ढूंढ रही थी। झांसी को अंग्रेजों के कब्जे में न देने का निर्णय रानी लक्ष्मीबाई ने लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने श्रीमंत नाना साहेब पेशवे, सरदार तात्या टोपे इत्यादि स्वातंत्र्य सेनानियों के साथ अंग्रेजों को युद्ध के लिए ललकारा। अंग्रेजों से घमासान युद्ध हुआ। झांसी की रानी का साहस और शौर्य देखकर अंग्रेज सेनानी भी अवाक रह गए। युद्ध में गंभीर अवस्था में घायल हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का ग्वालियर के पास कोटा की सराय में दिनांक 18 जून 1858 को देहांत हो गया। नंबर 30, शंभुधन फुंगलोसा। असम राज्य के माई लकेर गांव के निवासी श्री दीपेंद्र फुंगलोसा के सुपुत्र शंभुधन जी का जन्म सन 1850 में हुआ। बचपन से अंग्रेजों के अत्याचार देख रहे शंभुधन जी के मन में अंग्रेजों के प्रति द्वेष भरा था। शंभुधन ने अपने कचार जाति के नवयुवकों को संगठित कर अंग्रेजों के विरोध में कार्य शुरू किया था। ब्रिटिश सत्ताधारियों को यह सहन नहीं हुआ। मेजर वायट के नेतृत्व में अंग्रेज सैनिकों की फौज शंभुधन जी को पकड़ने के लिए प्रयत्नशील थी। दोनों दलों का आमने सामने युद्ध हुआ। शंभुधन जी ने मेजर वायट को उसकी सेना के साथ मार दिया। अंग्रेज सरकार ने नई फौज भेजी। फिर से घमासान युद्ध हुआ। शंभुधन जी गंभीर रूप से घायल हुए। आवश्यक उपचार न होने से उनकी हालत बिगड़ी। अंत में दिनांक 12 जनवरी 1883 को इस वीर ने मातृभूमि की गोद में हमेशा के लिए शरण ली। नंबर 31, अजीजान। अजीजान कानपुर की नामी गायिका तथा नर्तकी थी। उन्होंने अपनी कला से अनगिनत धनराशि जमा की थी। सन 1857 में कानपुर इटावा क्षेत्र में हुए स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने उनके सगे भाई तथा परिवारजनों की हत्या कर दी। इस घटना से क्रोधित होकर अजीजान ने मस्तानी महिला सेना की स्थापना की। अंग्रेजों से बदला लेने की
उन्होंने ठान ली। अंग्रेज उच्चाधिकारी उसकी नृत्य कला देखने आते थे। उन अधिकारियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी गुप्त जानकारियां हासिल करती थी तथा यह जानकारी नाना साहेब पेशवे, तात्या टोपे इत्यादि स्वतंत्रता सेनानियों को वह देती थी। दिनांक 17 जुलाई 1857 को कानपुर में हुए स्वतंत्रता संग्राम में अजीजान ने मस्तानी महिला सेना का नेतृत्व किया था। दुर्भाग्य से अजीजान पकड़ी गई। नाना साहेब पेशवे तथा अन्य क्रांतिकारियों की जानकारी अंग्रेजों ने उनसे पूछी, लेकिन अजीजान ने कुछ नहीं बताया। अंतिमतः अंग्रेजों ने अजीजान को गोली मारकर हत्या कर दी। नाना साहेब की जय हो का घोष करते हुए अजीजान ने मृत्यु को गले लगाया। नंबर 32, रानी अवंतीबाई। सिवनी जिला मनकेड़ी गांव के रहने वाले श्री जुझार सिंह तथा श्रीमती कृष्णाबाई की सुंदर सुपुत्री का नाम अवंती था। अवंती ने बचपन से घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी इत्यादि तालीम हासिल की थी। अवंती का विवाह रामगढ़ के महाराज विक्रमजीत के साथ हुआ था। दुर्भाग्यवश कुछ साल बाद महाराज विक्रमजीत का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। बस यही मौका अंग्रेज सरकार ढूंढ रही थी। उन्होंने रामगढ़ का राज बर्खास्त किया। रानी अवंतीबाई क्रोधित हुई। अंग्रेजों के खिलाफ में युद्ध करके अपने राज्य को स्वायत्तता हासिल कराने का विचार किया। उन्होंने अपनी फौज को इकट्ठा किया और अंग्रेजों पर हमला किया। दुर्भाग्य से अवंतीबाई की हार हुई। रानी अवंतीबाई मफरूर हो गई। अंग्रेज सरकार अवंतीबाई को पकड़ने के लिए बेताब थी, लेकिन रानी अवंतीबाई को अंग्रेज कभी जीवित पकड़ नहीं सके। फरवरी 1859 के बाद रानी अवंतीबाई के बारे में इतिहास कुछ नहीं जानता, किंतु कुछ तथ्यों के अनुसार अंग्रेजों के विरोध में हुए युद्ध में रानी अवंतीबाई ने खुद पर ही शमशेर चलाई और आत्म बलिदान किया था। नंबर 33, बेनी माधव सिंह। अवध के बादशाह वाजिद अली के वफादार सेनानी बेनी माधव सिंह बिहार के क्रांति सेनानी कुंवर सिंह जी के समधी थे। कुंवर सिंह जी की लड़की बेनी माधव सिंह जी के लड़के को दी थी। बेनी माधव सिंह अंग्रेजों के अत्याचारों से क्रोधित होते थे। बेनी माधव सिंह के पास 1500 सिपाहियों की सेना थी। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरोध में बेनी माधव सिंह जी हिम्मत से खड़े थे। अंग्रेजों की कूटनीति तथा प्रशिक्षित सेना से बेनी माधव जी की सेना हार गई। बेनी माधव सिंह जी को नेपाल में भागना पड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने नेपाल नरेश पर दबाव डालकर पकड़ने की कोशिश की। सन 1859 के सितंबर में बेनी माधव सिंह अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हुए। नंबर 34, दरियाव सिंह ठाकुर। खागा फतेहपुर उत्तर प्रदेश के रहिवासी ठाकुर मर्दान सिंह के सुपुत्र ठाकुर दरियाव सिंह जी का जन्म 1795 में हुआ था। खानदानी रईस थे दरियाव सिंह जी। ठाकुर दरियाव सिंह जी पर सेनापति तात्या टोपे जी का प्रभाव होने से अंग्रेजों के विरोध में अपने समूचे खानदान के साथ 3 भाई और 1 पुत्र दिनांक 11 जुलाई 1857 को अंग्रेजों पर टूट पड़े थे। आधुनिक शस्त्र से लड़ने वाले अंग्रेज और परंपरागत शस्त्रों से लड़ने वाले ठाकुर दरियाव सिंह जी की फौज, ऐसा असमान मुकाबला था। अंग्रेजों ने धोखे से, गद्दारी से दरियाव सिंह जी को पकड़ा और उनके 3 भाई ठाकुर निर्मल सिंह, ठाकुर बख्तावर सिंह और ठाकुर रघुनाथ सिंह और दरियाव सिंह जी के सुपुत्र सुजान सिंह, ऐसे 5 को एक साथ दिनांक 6 मार्च 1857 को फतेहपुर में फांसी दी। महाराष्ट्र के चापेकर तथा सावरकर खानदान का देश के लिए बलिदान हुआ, ऐसा ही ठाकुर दरियाव सिंह जी के खानदान ने बलिदान दिया। नंबर 35, सेनापति तात्या टोपे। रामचंद्र पांडुरंग येवलेकर भट्ट। रामचंद्र पांडुरंग भट्ट येवलेकर नाम से इन्हें कोई नहीं जानता। इतिहास में प्रख्यात है सेनापति तात्या टोपे इस नाम से। नासिक जिले के येवला गांव में इनका सन 1814 में जन्म हुआ। बिठूर के श्रीमंत नाना साहेब पेशवे के अत्यंत वफादार और बहादुर सेनानी थे तात्या टोपे। अत्याचारी अंग्रेजों के खून की प्यासी थी तात्या टोपे जी की शमशेर। अंग्रेज अधिकारी जनरल रिचर्ड मीड ने तात्या टोपे जी को राजा मानसिंह के जरिए पकड़ा और झूठा मुकदमा चलाकर शिवपुरी में दिनांक 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी। लेकिन कुछ तथ्यों के अनुसार राजा मानसिंह ने तात्या टोपे के मित्र श्री नारायण राव भागवत को तात्या टोपे के नाम पर अंग्रेजों के सुपुर्द किया और फांसी पर चढ़ाया। असली तात्या टोपे उस दिन से अज्ञातवास में थे। उनके परिवर्तित जीवन की जानकारी इतिहास को नहीं है। नंबर 36, जनरल थेंगल। थेंगल इम्फाल मणिपुर के श्री खेतरी सिंह जी के सुपुत्र थेंगल जी का जन्म सन 1806 में हुआ था। वे अत्यंत बहादुर थे। वे मणिपुर राजा के फौज के सेनापति थे।
अंग्रेजों के विरोध में वीरता से जंग छेड़ी थी। जुलाई 1891 में वे अंग्रेज विरोधी संग्राम में शामिल थे, फिर पकड़े गए। युवराज टिकेंद्रजीत जी के साथ जनरल थेंगल जी को भी अंग्रेजों ने दिनांक 13 अगस्त 1891 को फांसी दी। नंबर 37, टिकेंद्रजीत सिंह। इम्फाल मणिपुर के राजा महाराज चंद्रकीर्ति सिंह जी के सुपुत्र युवराज टिकेंद्रजीत सिंह जी का जन्म दिनांक 25 दिसंबर 1857 को हुआ था। अंग्रेजों ने मणिपुर के महाराज चंद्रकीर्ति सिंह जी के मृत्यु के बाद मणिपुर राज्य पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए मणिपुर पर आक्रमण किया। टिकेंद्रजीत सिंह ने अंग्रेजी फौजी अधिकारियों को पराजित कर उनका वध किया। अंग्रेजों ने जुलाई 1891 में कलकत्ता से बड़ी फौज भेजी। घमासान युद्ध हुआ और टिकेंद्रजीत सिंह पकड़े गए। अंग्रेजों ने टिकेंद्रजीत सिंह जी को दिनांक 13 अगस्त 1891 को फांसी दी। नंबर 38, शेर अली। पेशावर के रहवासी शेर अली अंडमान के खुले जेल में आजीवन कैद की सजा भुगत रहे थे। अंग्रेज विरोधी मानसिकता और विचार थे शेर अली के। दिनांक 8 फरवरी 1872 को वाइसरॉय लॉर्ड मेयो अंडमान में आए थे। शेर अली को अपना अंग्रेजों पर गुस्सा निकालने का एक सुनहरा अवसर मिला। उन्होंने लॉर्ड मेयो पर छुरे से कातिलाना हमला किया और लॉर्ड मेयो का वध किया। ब्रिटिश सरकार ने वाइपर आइलैंड जेल में शेर अली को दिनांक 8 फरवरी 1872 को फांसी दी। नंबर 39, रानी रोपू इलियानी। उत्तरी मिजोरम के राजा लाल चंबुका की सुपुत्री रोपू इलियानी का जन्म सन 1830 में हुआ था। इनका विवाह दक्षिण मिजोरम के राजा बांडुला से हुआ था। अंग्रेज शासन ने रानी रोपू इलियानी के भाई साई कुआ के राज्य पर कब्जा कर लिया था। रानी इस घटना से दुखी थी और चिंतित भी। कुछ दिन बाद अंग्रेज शासन के मेजर CS मर्रे ने राजा बांडुला को चेतावनी दी, आपका राज बर्खास्त करेंगे। राजा बांडुला बीमार थे। दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। रानी रोपू इलियानी ने राज सत्ता संभालने का निश्चय किया। अंग्रेज सरकार के विरोध में युद्ध पुकारा। अंग्रेज फौज ने दिनांक 8 अगस्त 1893 को रानी रोपू इलियानी को बंदी बनाकर चित्तगांव के कारागृह में भेज दिया। वहां उन पर अत्याचार किए गए। असहनीय यातनाओं की वजह से दिनांक 3 जनवरी 1895 को रानी रोपू इलियानी शहीद हो गई। नंबर 40, सुधीर चंद्र डे। फूलटोला खुलना के रहवासी श्री जोगेंद्रनाथ जी के सुपुत्र श्री सुधीर चंद्र का जन्म सन 1888 में हुआ था। युवा जीवन से अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को तीव्र करने के लिए अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य थे। सन 1905 में सहाध्यायी और अन्य नागरिकों को अंग्रेज विरोधी कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देते थे। खुलना के विजय सागर कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रेरित करते थे। खुलना कांड में सन 1909 में पकड़े गए और 7 वर्ष की सख्त सजा भुगतने के लिए अंडमान भेजे गए। सन 1915 में अंडमान से जालंधर जेल में वापस भेजे गए। सजा की अवधि समाप्त होने के बाद रिहा कराए गए। आज के वीरों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया, आज़ादी सिर्फ एक शब्द नहीं, एक कुर्बानी है। अगला पार्ट देखिए, जहां नए नाम और नए जज्बात लेकर हम वापस आएंगे। जय हिंद।